बनेगा प्रधानमंत्री। 24 चुनाव के लिए सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं नक्सलवाद खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वो मोदी सरकार। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वो बीजेपी सरकार। कांग्रेस पर्सनल लॉ लाना चाहती है। तुष्टीकरण के आरोपों के कटघरे में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह को सुनाते हैं। ये हाईवे कुरवाई मुंगावली चंदेरी का निर्माण किया, 112 करोड़। गुना में नगर पालिका में आवास योजना में लगाए, 45 करोड़। एयरपोर्ट बनाने में लगाए, 83 करोड़। स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लगाए, 560 करोड़। चंदेरी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए, 90 करोड़। मल्हारगढ़ माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए और 100 करोड़ से 3000 हेक्टेयर वाल्टोरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी मंजूर करने का काम। भाई और बहनों, 90 करोड़ से 2800 हेक्टेयर पनहेटी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया। माधवराव सिंधिया सिंचाई योजना को 6 बाग बैराज निर्माण किया, 64,000 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण किया। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना से हमेशा के लिए यहां से सूखा विदाई हो जाएगा। भाई और बहनों, हमने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की। मैं आज कहकर जाता हूं, सिंधिया जी पर मोदी जी का वरसत है। एक बार इनके सम्मान के जितनी लीड से जिताइए। एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई और बहनों, मुझे बताओ, राजा साहब को प्रचंड मार्जिन से जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो मध्य प्रदेश का गुना, जहां से बीजेपी की तरफ से इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा गया है, उन्हीं के लिए प्रचार करते हुए अमित शाह को आप सुन रहे थे। और अब आज सेकंड फेज के लिए जो वोटिंग हो रही है, जल्दी जल्दी उसकी ग्राउंड रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचाऊंगी। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, देख लीजिए आप। मनोज लोईवाल बंगाल के बलूरघाट से, वीरेश पांडे उत्तर प्रदेश की मथुरा से, मनीष शर्मा राजस्थान के झालावाड़, रविकांत मध्य प्रदेश के सतना से हमारे साथ मौजूद हैं, शशांक बिहार के कटिहार से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज के पास सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं मनोज से बालूरघाट में सुबह से अब तक वोटिंग का मिजाज, वोटर का मिजाज क्या नजर आ रहा है मनोज? देखिए, 20% से ज्यादा वोटिंग तो सुबह ही पार कर गई थी, लेकिन इस समय इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है, इसलिए पोलिंग बूथ पर आपको भीड़ कम दिखेगी। मैं इस समय जहां पर हूं, इस इलाके में फकीरपाड़ा एरिया है जो बालूरघाट इलाके में पड़ता है। यहीं से इस बार सांसद के लिए एक बार फिर से कवायद कर रहे हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार। सुबह से ही कई जगह उनको गर्मा गर्मी में देखा गया, जहां पर बहस कर रहे थे। कहीं पर कह रहे थे कि पुलिस वालों को रद्द कर देंगे उनकी नौकरी, तो कहीं पर नाराजगी जता रहे थे। तो अभी वहीं दूसरी और रायगंज की सीट पर भले ही शांतिपूर्ण चुनाव हो, जहां से कृष्ण कल्याणी है इस समय तृणमूल कांग्रेस के इस बार उम्मीदवार हैं, लेकिन राजू बिस्ता सुबह से ही दार्जिलिंग में जगह जगह घूम रहे हैं अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए। बड़ा दिलचस्प है मुकाबला इस बार, लेकिन इस बार हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश मथुरा सीट, जहां से एक बार फिर बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी पर दाव खेला गया है। 2014-2019 में जीतने के बाद बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल राजनीति में क्या हैट्रिक लगाने का सपना पूरा कर पाएंगी? इसी सवाल के साथ आपको सीधे लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल मालदा में चुनावी सभा करने के लिए जिस समय पहुंचे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और जरा यहां उत्साह देखिए,
मालदा के लोगों में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहां पर सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता उमड़ पड़े। पार्टी के झंडे हाथ में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जयकारा लगाते हुए यहां पर हुजूम बीजेपी कार्यकर्ताओं का मालदा में आज नजर आया। अब चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश। वीरेश, देखिए, हेमा मालिनी बहुत आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, लेकिन इस जो लोकतंत्र के महापर्व में, यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए जो ये युवा हैं, ये प्रेरित करते हैं मतदाताओं को कि वो आगे बढ़ें और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कोई पुणे से आ गया अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर, कोई नोएडा से आ गया, कोई सिंगापुर से आ गया कि हम मतदान करेंगे, और कोई बांके बिहारी का दर्शन करके जल्दी जल्दी आ गया कि भाई हम मतदान करेंगे। और ये फर्स्ट टाइमर वोटर है। तो आप पुणे से आ गई अपनी जॉब में छुट्टी लेकर, तो आप क्या प्रेरित करती हैं, लोगों से क्या कहना चाहती हैं? मेरा भी मुद्दा है फॉर वुमेन एजुकेशन एंड देयर सेफ्टी। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए और अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस खुले, उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो नई नई चीज़ें सीखें जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं है, या जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नहीं है, जो बाहर मिलती हैं, जैसे नोएडा या दिल्ली या बिग सिटीज़ में मिलती हैं, वो यहाँ पर भी उनको मिले। इसीलिए आप आई हैं कि फर्स्ट टाइम वोट कर रही, कितना एक्साइटेड हैं आप इस पूरे मामले में? काफ़ी एक्साइटेड है हम, मतलब शुरू सुबह से बहुत वेट कर रहे थे यहाँ पर आने का। तो जाहिर सी बात है, भाई साहब आप तो नोएडा से चले आए, हालांकि 2 ही घंटे का रास्ता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं आप, तो मुद्दे क्या हैं, किस बात का उत्साह है? मैं 4 साल से नोएडा में हूँ, पहले कॉलेज के लिए, फिर कम जॉब के लिए। बट अगर मुझे नहीं जाना पड़ता, मुझे सारी फैसिलिटीज़ यहीं मिले, नोएडा वाली फैसिलिटीज़, या टियर 3 वाली सिटीज़ में भी टियर 2 जैसा वो माहौल बने, तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा फैमिली को छोड़ के। तो मेरा ये मुद्दा है। बिल्कुल, तो ये युवा 2 घंटे के रास्ते पे वो युवा जो वोटर के तौर पर, और इनमें से कुछ तो फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर अपनी अहमियत का एहसास करा रहे हैं इस चुनाव में। जल्दी से आपको राजस्थान झालावाड़ लेकर चलती हूँ। मनीष शर्मा भी पोलिंग बूथ पर मौजूद है, वहां पर वोटर का मिजाज क्या नजर आ रहा है मनीष? रोमाना, बिल्कुल यूँ कहा जा सकता है कि पहले चरण में जो कम वोटिंग हुई थी, लेकिन लगता है कि दूसरे चरण में लोग बाहर निकल रहे हैं। तेज़ गर्मी है, दोपहर का वक्त है, बावजूद उसके अगर आप देखें बुजुर्ग, महिलाएं, ये तमाम लोग हैं। हम इनसे बात करते हैं, आपकी उम्र कितनी होगी? 82। आप वोट के लिए दोपहर के वक्त आए, क्या सोच कर आए? क्या सोचे वोट देना। जी, किस मुद्दे पर? मुद्दा क्या था? मुद्दा क्या है, जो आजकल बर्निंग टॉपिक्स हैं वो हैं, और क्या आज जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, आप क्या चाहते हैं, सांसद कैसा हो? मेरे जितनी सुविधा जो दी है वो कम है। हाँ। आप बताएं, आपने भी वोट किया? जी, तो कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। अच्छा, आप लोग बताएं, आप लोगों ने किस मुद्दे पे वोट किया? हमने शांति सद्भावना से वोट दिया। देश में जिस हिसाब से नफरतें फैल रही है वो हम नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। महंगाई, बेरोजगारी और असमानता के मुद्दों पे हमने वोट किया। तो रोमाना, आप देख सकते हैं, लोग ये मानते हैं कि महंगाई है और लोगों के बीच में जिस प्रकार से नफरत बढ़ रही है उसको रोकने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो वोटर को खींचकर पोलिंग बूथ तक लेकर आ रहे हैं। जल्दी से मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं दर्शकों को। सतना से रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये सतना, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है, वहां पर ज्यादातर कौन से मुद्दे जिनकी बात कर रहे हैं वोटर्स? रविकांत, देखिए, यहाँ पर काफ़ी मिक्स वोटर्स हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप तस्वीरों के माध्यम से हम बात करें तो यहाँ भी लाइन लगी हुई है। कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं कि आप लोग यहाँ पर वोट देने आई हैं, आप पहली बार वोट दे रही हैं या पहले दिया आपने कभी? ऑलरेडी पहले। तो मुद्दे क्या होंगे वोट डालते समय? कोई मुद्दा आप लोग बता सकती हैं, मन में है कुछ? काफ़ी, कौन 1-2 मुद्दा बता? कोई मुद्दा है आपके? आप कुछ बोलेंगे? तो यहाँ पर रोमाना, आप देख रही हैं, काफ़ी साइलेंट वोटर हैं, मुद्दे भी बताने में संकोच कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की जो हकीकत है वो ये कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफ़ी कांटे की टक्कर है। कोई नहीं कह सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं 4 बार के जीते हुए प्रत्याशी हैं बीजेपी के, लेकिन वो पिछली बार ही विधानसभा का इलेक्शन हार गए थे। जिनसे हारे थे वो इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो जो इस समय वोटर्स हैं यहाँ पर, वो काफी ज्यादा अलर्ट हैं। और हमने इसी वजह से गणेश सिंह, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी के सिटिंग एमपी, जिनको एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, जो अभी विधानसभा चुनाव हारे थे, उनके लिए
इसीलिए इस बार ये लड़ाई जो है वो बड़ी और कड़ी दोनों मानी जा रही है। रविकांत, मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ, शशांक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वायनाड आप देख रहे हैं, जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, वायनाड राहुल गांधी वाली सीट पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह आज देखने के लिए मिल रहा है? बेहद उत्साह दिख रहा है रोमाना। पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ था और जो सुबह से तस्वीरें दिख रही है मुझे लगता है कि उसी के आसपास इस बार भी मतदान का प्रतिशत दर्ज होना चाहिए। देखिए, दोपहर का समय है, सुबह तो मौसम काफी सुहाना था, लेकिन दोपहर में गर्मी बढ़ गई है, फिर भी मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मतदाता हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है और किस मुद्दे पर लोग वोट डाल रहे हैं? ये मत बताइएगा किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को, मुद्दा बताइए। देखो, लेकिन वोट जरूरी है ना, पूरा आदमी को जरूरी करना है, इसलिए पूरा रिस्क करते। आज जुमा का दिन है, लेकिन वो सलाह पटापट करते जल्दी वापस आए इधर से, इसलिए वो वोट के लिए। आप नमाज पढ़ के आए? पढ़ पे आया। अच्छा, तो किस इशू पर वोट डाल रहे हैं आप? इशू क्या है आपका? इसे अभी इधर पॉलिटिक्स ज्यादा इसकी मुश्किल है ना, इसके लिए वो जरूरी करने के लिए आया था। तो सुना आपने रोमाना, थोड़ी भाषा की दिक्कत है, बावजूद इसके इन्होंने अपने अंदाज में ये बताया कि वोट बहुत जरूरी है और ये जो वायनाड वोट जरूरी है। और आपको भी अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है, वोट जरूर दीजिए। जल्दी से कटिहार लेकर चलते हैं आपको, बिहार कटिहार। शशांक कुमार हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे पोलिंग बूथ पर जहां पर आप मौजूद है वहां की तस्वीर क्या है, दिखा दीजिए जरा, और वोटर का मिजाज भी बता दीजिए जरा शशांक। देखिए, कटिहार में 1864 मतदान केंद्र हैं, करीब 18 लाख वोटर्स हैं। दोपहर का टाइम है, भीषण गर्मी और लू के कारण अभी कम संख्या में मतदाता नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भी आए हैं हम उनसे बात करेंगे। आप लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं, क्या चाहते हैं? आपका सांसद कैसा हो, देश में कैसी सरकार हो? देश में सरकार होनी चाहिए जो सरकार विकास करे, युवाओं को रोजगार दे और जो बेरोजगारी है उसको दूर करे। ठीक है। अच्छा, और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग युवा हैं, वोट देने के लिए आए। 11 बजे तक 22.65% वोटिंग हुई है। लोगों से अपील करेंगे कि घर से निकलिए, वोट करिए, लोकतंत्र का महापर्व है। हाँ, शाम थोड़ी होगी तो और लोग आएंगे वोट देने के लिए, अभी धूप के कारण कुछ कम लोग आ रहे हैं। आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप? विकास सबसे बड़े मुद्दे की विकास होनी चाहिए सब जगह, विकास की ही कमी है थोड़ी। अभी आप जब वोट करना है तो ये सोच कर आए कि विकास एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग आई हुई हैं वोट देने के लिए, दोपहर का टाइम है, फिर भी आप घर से निकली, अच्छी बात है। क्या मुद्दे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? दिमाग में तो बहुत अच्छा बात है, कोई भी सरकार बनेगा तो बढ़िया ही भविष्य के लिए करेगा। और क्या चाहती हैं, कैसी सरकार है? जो सबको, नहीं सबको, सब जनता को बढ़िया लगे तो वही बनना चाहिए। और भी हम लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। ये जनता का विवेक और अपने विवेक के हिसाब से जनता आज वोट कर रही है। शशांक, फिलहाल कटिहार में जो तापमान है पारा 40 डिग्री पर पहुंच चुका है, लेकिन वोटर्स को आप देख रहे हैं कि इस भरी दोपहर में भी पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। अपील एबीपी न्यूज आपसे यही कर रहा है, अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो जरूर वोट दीजिए, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। देखिए, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बने हुए हैं इस बार राजनांदगांव से बतौर कांग्रेस के उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी कितना काम करेगी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश त्रिपाठी से खास बातचीत की है, सुनिए। राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए मतदान चल रहा है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है। सर, ये बताइए कि राजनांदगांव से कांग्रेस ने भूपेश बघेल को उतारा है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? लोकसभा के चुनाव को, हर चुनाव को हम चुनौती मान के चलते हैं। राजनांदगांव को भी पूरी गंभीरता के साथ लड़ा गया है। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शक्ति झोंकी है और आज की स्थिति में मैं कह सकता हूँ मतदान के लिए लोग निकल रहे हैं। महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। देश पूरा मोदी जी पे भरोसा करता है, विकास पे भरोसा करता है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, पिछली बार हम 9 लोकसभा जीते थे जब हमारे पास 15 विधायक थे, अभी 54 विधायक हमारे पास हैं। हम 11 में 11 लोकसभा सीट जीत के आएंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। क्या छत्तीसगढ़ में 11 और जो मोदी जी ने कहा है कि इस बार 400 पार? निश्चित रूप से 400 पार की बात इस चुनाव में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा।
और हम 400 पार तक जीत के आएंगे। कांग्रेस लगातार ईवीएम पर निशाना साधती थी, वीवीपैट पर। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो ये याचिका है वो खारिज कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम से ही चुनाव। जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम अच्छा रहता है, जब आप पार्टी चुनाव जीतती है तो ईवीएम अच्छा रहता है। दिल्ली के पंजाब के चुनाव में उनकी जीत हो गई, ईवीएम पर कोई शंका नहीं हुआ। जब कांग्रेस हार की तरफ आगे बढ़ रही है, अब बहाना ढूंढने का काम शुरू हो गया और हार का बहाना सिर्फ यही रहेगा कि ईवीएम गड़बड़ था। बिल्कुल, ये हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी की गारंटी काम करेगी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें और देश में 400 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। कैमरा पर्सन हुरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, राजनांदगांव। तो एक तरफ आज 24 चुनाव में दूसरे चरण के लिए 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ आने वाले चरणों के लिए प्रचार भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले दिन में बंगाल में और उसके बाद अब दोपहर होते होते बिहार पहुंचे हैं प्रचार करने के लिए। अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष को झटका लगा है। विपक्ष के लोग ईवीएम को बदनाम करने का काम कर रहे थे। बैलेट लूटने वालों के सपने टूट गए हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। सुनिए। कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए। मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहे जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। मैं दूसरा नारा बुलाता हूं, बाबा साहब आंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आंबेडकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे बिहार की चुनावी सभा में लोकतंत्र जिंदाबाद, बाबा साहेब अंबेडकर अमर रहें के नारे लगवाते हुए। और देखिए, आम चुनाव जो हो रहा है उसका नतीजा तो 4 जून को आना है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर कहा है कि लोकतंत्र के लिए आज विजय दिवस है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी का रुख करते हैं, क्योंकि यही वो ईवीएम का मुद्दा है जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है ईवीएम के जरिए निशाना मोदी सरकार पर साधता था। तो कुल मिलाकर आज एक तरीके से ये बड़ी जीत तो मोदी सरकार की हुई ना प्रदीप जी? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी सरकार या मोदी सरकार की बात नहीं, ये ईवीएम का सिस्टम जो है कांग्रेस के समय से शुरू हुआ। तो कांग्रेस ने जिस सिस्टम को शुरू किया उसी पर डाउट करना शुरू कर दिया। और पहली हार जो है, मेरा मानना है कि उस समय हो गई जब इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन का समय दिया सबको कि जिसको भी डाउट है ईवीएम पर वो आए और टैंपर करके हमको दिखा दे, तो हम मान लेंगे।
और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जब सुनवाई हुई तो इलेक्शन कमिश्नर गए, उन्होंने बताया कि कैसे ये टेम्पर प्रूफ है ये पूरा सिस्टम, कैसे इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती, और सुप्रीम कोर्ट उससे कन्विंस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जो है बेवजह डाउट करना, शक करना जो है किसी सिस्टम पर, ये बात ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है ये मुद्दा, ये जो चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद जीत गए तो ईवीएम ठीक, हार गए तो ईवीएम खराब, ये जो रोना होता था शायद बंद हो जाएगा। पारदर्शिता और ज्यादा आएगी। राकेश शुक्ला जी, इसके बाद ये जो विपक्ष बार बार कटघरे में खड़ा करता था ईवीएम को, हार का ठीकरा फोड़ता था ईवीएम पर, सिलसिला रुकेगा? नहीं, ईवीएम को लेके वैसे भी मुझे लगता है देश के मतदाताओं में कोई संदेह नहीं है। ये एक विषय बनाया जाता है कि जब आप हारते हो तो हारने पे आपकी कार्यप्रणाली, आपकी क्षमता, आपके कार्यकर्ता, आपकी पद्धति पर प्रश्न न उठे, इसलिए आप ईवीएम को सामने रख देते हो कि सबका ध्यान ईवीएम पे चला जाए कि ईवीएम की वजह से हमारे। निश्चित तौर पे कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग की की पद्धति पे, चुनाव आयोग की पद्धति पे संदेह नहीं करना चाहिए। अब भारतीय चुनाव प्रणाली को दुनिया के कई देशों ने निष्पक्ष माना है, इसलिए ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना मुझे लगता है उचित नहीं। और अभी तक जो विपक्ष करता है, अब उसी का जवाब आज ये अदालत का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं कि उसी ईवीएम को मुद्दा बनाकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। विजय जी, बिल्कुल, आज मौका भी है प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां जो हैं लगातार आरोप भी लगा रही हैं, हमला भी कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी कर रही हैं, चुनाव आयोग पर भी उन्होंने कई बार इस फैसले को किया। और जैसे प्रदीप जी ने कहा कि जब चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था कि आप इसको टेम्पर करके बता दीजिए, तो कोई उस पर नहीं आया। एक्चुअली क्या है कि ये इशू ऐसा नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की गई, और वोटर में जो है ना वो अविश्वास नहीं है ईवीएम को लेकर और हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर, जिसको आप देख रहे हैं कि सुबह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके सारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ पर वोटिंग हो रही है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है या लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें आम आदमी का भरोसा है, और ये भरोसा आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी साबित हुआ है। प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि मैं तो आज इस बात को याद कर रहा था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही थी, विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया था जब आज़ादी की बात हो रही थी कि यहाँ लोकतंत्र नहीं चल सकता, ये जो है अनपढ़ जाहिलों का देश है। तो उन सब के लिए दुनिया जो है वो भारत के लोकतंत्र और भारत के जो नागरिक सबसे बड़े लोकतंत्र के आगे नतमस्तक होती है। जल्दी से जरा ग्राउंड पर लेकर चलेंगे अपने दर्शकों को। हमारे तमाम सहयोगी आज ग्राउंड पर तैनात हैं, क्योंकि 88 सीट और एक सीट का पूरा सियासी समीकरण हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वैभव परब अमरावती से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पर पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतने वाली जो उम्मीदवार हैं वो इस बार किस तरीके से नवनीत राणा बीजेपी के निशान पर चुनाव मैदान में हैं, और ये चुनावी लड़ाई कितनी दिलचस्प है, बताइए जरा जल्दी से वैभव। जी देखिए, आज महाराष्ट्र में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और 8 लोकसभा सीटों पर यह चुनाव होने जा रहा है। इसमें से महत्वपूर्ण ये लोकसभा सीट है जहां पे नवनीत राणा की लड़ाई सीधी कांग्रेस से है। और मैं आपको यहां पे जानकारी देना चाहता हूं कि यहां पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 2 पोते यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक अकोला से, एक अमरावती से। अमरावती से आनंदराज आम्बेडकर नवनीत राणा के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ अकोला से बाला साहेब आम्बेडकर ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई में देखना यह होगा कि नवनीत राणा जो पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार थी, इस बार भाजपा से है, और जिनको ठाकरे सरकार के काल में उनको 14 दिन की जेल में भेजा गया था। तो हम यहाँ पे जो लोकल स्थानिक लोग हैं उनसे बात करेंगे और जान लेंगे कि कौन से अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ये वोट देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कौन से अहम मुद्दे देखकर आप वोट करने आए हो? देखिए सर, जिस प्रकार से अभी ये लोकसभा का जो इलेक्शन अभी हम कर रहे हैं, लोकशाही है, और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो सारी इंडिया को पता है कि जैसे अभी मैं अभी एक युवक हूँ, तो सबसे पहले सारे जितने भी युवक हैं, तो मैं युवक के लिए सबसे पहले तो एक अच्छा रोजगार ढूंढना चाहूँगा। लेकिन वो अच्छा रोजगार कैसे हम ढूंढेंगे कि यहाँ पर अच्छी तरीके से, जैसे हमें IIT MBA करना पड़ता है तो पुणे जाना पड़ता है सर, तो इस तरीके के कॉलेज, इस तरीके का मेडिकल साइंस कॉलेज यहाँ पर आवाज है, और जिस युवा तरीके से वोटर्स के मन की बात है जो उनको पोलिंग बूथ तक खींच कर लेकर आ रही है। बेंगलुरु में वोटर पोलिंग बूथ पर जब पहुंच रहे हैं तो उनके मन में क्या है, बताएंगे हमें आशीष।
जी देखिए रोमाना, हम इसमें बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पे हैं। मंसूर अली खान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ पर 2009 से लगातार पीसी मोहन हैं बीजेपी के, वो जीतते आ रहे हैं। और आज इस बूथ पर आप देख सकते हैं लगातार लोग आ रहे हैं और कतारों में यहाँ पर लोग वोट कर रहे हैं। ये शिवाजी नगर का इलाका है, काफ़ी प्रसिद्ध इलाका है बेंगलोर का। ख़ास बात इस बूथ की करें और इस कंस्टिट्यूंसी करें बेंगलोर सेंट्रल की करें तो यहाँ पर जो मंसूर अली खान हैं, के रहमान खान पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के, उनके बेटे हैं। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये पहली बार होगा 20 सालों में जब कोई मुस्लिम नेता यहाँ से लोकसभा, कर्नाटक से लोकसभा पहुँचेगा। सबकी निगाहें हैं इस सीट पर, लेकिन बीजेपी यहाँ से 2009 से लगातार जीतती आ रही है। मंसूर अली खान यहाँ पर इस अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। शिवाजी नगर और ये पूरा बेंगलुरु सेंट्रल का इलाका है, यहाँ पर दोनों समुदाय, मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग बड़ी तादाद में हैं और बड़े तादाद में यहाँ पर आकर लोग वोट भी दे रहे हैं। महिलाएं यहाँ ख़ासतौर पे काफ़ी आ रही हैं। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, तो नमाज से लोग फ्री होकर तुरंत यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार वोट कर रहे हैं। अगर हम कर्नाटक की बात करें, 14 सीटों पर दूसरे चरण में, पहले दौर में कर्नाटक में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। करीब 30% से ज़्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास जल्दी से। राजस्थान बाड़मेर लेकर चलेंगे। मदिया हमारे साथ मौजूद हैं। बाड़मेर जहां पर निर्दलीय रविंद्र भाटी जो हैं, उन्होंने किस तरीके से चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, वोटर किस सोच के साथ पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। मदिया, जरा जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल रुमाना जी, बता दूं कि यहाँ पर मुकाबला तो बेहद दिलचस्प है ही, लेकिन सुबह से जो कतारें देखने के लिए मिल रही हैं अलग अलग बूथ्स पर, वो भी दिलचस्प है क्योंकि लग रहा है कि मतदान जो है वो ज्यादा होगा। इस बार यही उम्मीद की जा रही है। तो ये देखिए एक आदर्श पोलिंग बूथ है और जरा महिलाओं को देखिए, छोटे बच्चे को लेकर आई हुई हैं घर से। तो यहाँ पर देखिए कुछ लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं, लोग वोट करने के लिए पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं कि आखिर क्या मुद्दे उनके थे, क्या सोचकर वोट करने आए हैं, क्या जहन में था, क्या सोचकर वोट करने आए हैं आज। वोट हमारा मताधिकार है, हमारा अधिकार है ये वोट करना, हम जरूर करेंगे। जरूर करेंगे, बहुत अच्छी बात है, यही जोश चाहिए। क्या मुद्दे थे आपके, क्या मुद्दे हैं जहन में, क्या सोच के आए? हम ये सोच के आए कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे अस्पतालों को और शिक्षा कॉलेजों को एक अलग ही मुकाम पर पहुँचाए और हम वोट देंगे तो सिर्फ भाटी को। देखिए ये नहीं बताना है, लेकिन देखिए अपना मुद्दा बताया, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर यहाँ की मैं आपको दिखाऊं। तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ग्राउंड की तस्वीर, चिलचिलाती धूप इस वक्त है और उसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं और आदर्श पोलिंग बूथ है। अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर सेल्फी पॉइंट्स देखिए इस तरह से बनाए हैं। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन इस तरफ भी आए। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ। कैसा लगा, वोट कर दिया आपने? यस। क्या मुद्दा था, क्या सोच के आई? राष्ट्र हित में वोट देना है। राष्ट्र हित में वोट देना है। आप भी आगे आइए, आपने वोट किया है मैम? वोट किया है, जरा स्याही का निशान तो दिखाइए कैमरे पर। जी बिल्कुल, ऐसे दिखाइए, ऐसे, बहुत अच्छे। क्या मुद्दे थे, क्या सोच के आई थी महिलाएं आज यहाँ की? वोट देने आए थे हम तो। वोट देने आए, देखिए वोट देने आएंगे, वोट देने आए हैं, वोट हमारा अधिकार है। और ऐसे में इसी बात को दोहराते हुए यहाँ बाड़मेर में जो वोटर्स हैं नजर आ रहे हैं, जल्दी से आपको लेकर चलते हैं राजनांदगांव। जेपी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा बताइए जेपी त्रिपाठी, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त कितनी लंबी कतार वोटर्स की देखने के लिए मिल रही है, किस तरीके का उत्साह है मतदाताओं में? देखिए, छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव मानी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो वहीं जो है तत्कालीन सांसद संतोष पांडे को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर अभी जो है मतदाता कम आ रहे हैं। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा माना जा रहा है कि 4 बजे के बाद मतदाता फिर यहाँ पर आएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो लोग मतदान करने आए हैं उनसे हम जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप मतदान कर रहे हैं? देश हित के लिए हम मतदान कर रहे हैं। जो देश हित का कार्य करेगा हम उसे वोट। देश हित की बात कर, आप युवा, आप पहली बार मतदान किए क्या? दूसरी बार। पहली बार विधानसभा में किया था। क्या मुद्दे हैं? मेरे को एक बेटर फ्यूचर चाहिए और मैं नागरिक हूँ, तो मेरे को ये हक है मेरा। आप महिला हैं, लगातार महिलाओं की बात होती है। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है यहाँ राजनांदगांव लोकसभा सीट पे? मैंने आई वोट फॉर बेटर फ्यूचर, बट मैं एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ। जोश जगाए, होश बढ़ाए,
आसमान को छू ले हम, नई सफलताओं के सपने इन आँखों में भर ले हम। बस इसीलिए मैंने वोट। बिल्कुल, एक बात इंटरेस्टिंग ये भी है कि जिस मतदान केंद्र में मैं हूँ, ये जो मतदान केंद्र है यहाँ मुस्लिम आबादी आसपास में ज़्यादा है। सुबह मैं कुछ मुस्लिम मतदाताओं से बात भी कर रहा था। आश्चर्य की बात थी कि वो लोग भी जो है लगातार बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे थे और मुस्लिम महिलाएं कह रही थी कि इस बार कहीं न कहीं देश हित और हम राष्ट्र को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे। तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पे सभी नागरिकों की सोच यही होती है कि देश हित में और राष्ट्र निर्माण को लेकर ही वो वोट करें और उसी से कहीं ना कहीं उनके मुद्दे जो हैं वो आकर जुड़ते हैं। इस बीच जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आया है, जरा जल्दी से वो आंकड़ा भी आपको दिखाते चलते हैं। अलग अलग राज्यों में दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ रही है, बिहार में दोपहर 1 बजे तक 34% वोट डाले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 36% वोटिंग हो चुकी है। ये आंकड़ा जो है वो पश्चिम बंगाल में बेहतर है जो सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में कम है ये आंकड़ा 1 बजे तक, बाकी राज्यों के मुकाबले 32% ही यहां पर वोटिंग हुई है, अन्य राज्यों के मुकाबले थोड़ा कम। मध्य प्रदेश में 1 बजे तक 39% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो अलग अलग राज्यों में जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, राजस्थान में देखिए दोपहर 1 बजे तक 40% तक वोटिंग हो गई है। पश्चिम बंगाल में जैसा मैंने पहले आपसे कहा था आंकड़ा बेहतर है, दोपहर 1 बजे तक 47% के आसपास वोटिंग। असम में 46% के आसपास वोटिंग हुई है। अगर आपके इलाके में भी आज वोट डाले जा रहे हैं तो फिर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, आपका हक है। जाइए, घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए। सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आम चुनाव, जिसके लिए सेकेंड फेज में आज 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और जरा आपको दिखाते हैं दिग्गजों की वोटिंग की तस्वीर सामने आई है। इसमें आप देख रहे हैं बीजेपी प्रत्याशियों से लेकर तमाम वीवीआईपीज जो वोट डालने के लिए पहुंचे। अभिनेता प्रकाश राज को भी आप देख रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी सुरेश गोपी को आप देख रहे हैं, साथ ही कंवर सिंह तंवर से लेकर भोला सिंह, अतुल गर्ग। इतना ही नहीं, इस फहरिस्त में नाम और चेहरा जो नजर आ रहा है वो कैलाश चौधरी से लेकर सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तो दूसरे दौर का ये रण है और 88 सीटों पर किस तरीके से दिग्गज भी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है और अभी तक आपने वोट नहीं डाला तो मतदान जरूर कीजिए।